नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। हिंदी शिक्षण वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। आज पहले जो थी अपने भाषा से संबंधित बात की थी कि हिंदी जो भाषा है वो उनकी प्रकृति कैसी है, भाषा क्या है और क्या नहीं है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अपने वो सारे है उसके अंदर डिस्कशन किए हैं। ये जो वीडियो है रीट एग्जाम के लिए है, जिसके अंदर हिंदी भाषा फर्स्ट है, उसमें शिक्षण विधि पूछी जाती है। ये एक क्विक रिवीजन के रूप में मैं ले रहा हूँ, क्योंकि क्विक रिवीजन की श्रृंखला अपने स्टार्ट कर ली है। उसमें एसएसटी के भी वीडियो चल रहे हैं अपने, और इधर आपको ये जो शिक्षण विधि है ये थोड़ी मैं विस्तार से भी करवाने की कोशिश करूँगा ताकि जल्दी से आपके समझ में आ जाए। आज जो बात करेंगे गद्य शिक्षण है, और गद्य शिक्षण के अंदर जो भाषाएं जो आपकी है शिक्षण विधियाँ जो आती है उनकी बात करूँगा। गद्य हिंदी साहित्य की वे विद्या है जिसमें छंद, अलंकार, लय आदि का निर्वाह है वो आवश्यक नहीं है। देखो जो पद्य होता है ना उसको तो अंदर छंद है, अलंकार है, लय है, ताल वगैरह सभी होना जरूरी है, परंतु गद्य के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गद्य में तथ्यों, विचारों का सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण किया जाता है। गद्य वैसे मैं अभी आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, ये गद्य है। दैनिक जीवन में जो भाषा प्रयोग होती है वे गद्य रूप में ही होती है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा किस रूप में है, व्याकरणिक रूप में, तो ये आपकी गद्य रूप में है। गद्य शिक्षण ही भाषा है। देखो भाषा क्या है, गद्य शिक्षण ही भाषा है। भाषा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण है वो कौन सा है, गद्य पाठ शिक्षण है। देखो ये पूरा ऑथेंटिक के रूप में है, संकलन किया गया है। आप तो पूरा विश्वास इस पर आप कर सकते हैं, एक भी आपको झूठी जानकारी है वो नहीं दी जाएगी। विद्यालय स्तर पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन आपके बनने के पूरे चांस रहते हैं। छात्रों के मध्य शब्द भंडार में वृद्धि, छात्रों द्वारा उच्चारित शब्दों को उच्चारण को शुद्ध करना। अब देखो उच्चारण को शुद्ध करने के लिए है गद्य शिक्षण। छात्रों को पठन और वाचन कला में क्या करना, निपुण करना और लिपि का ज्ञान करवाना। छात्रों को मौन पठन, देखो मौन पठन है वो किसके अंदर ही हो सकता है, केवल गद्य में हो सकता है, क्योंकि पद्य में तो सहस्वर वाचन करना पड़ता है। तथ्यों को समझने, उन्हें जीवन में उतारने की क्षमता का विकास करना। छात्रों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, रचना शक्ति, आलोचना शक्ति है। इतनी सारी जो क्वालिटीज है इनका विकास करने के लिए भी किसका जरूरी है, गद्य शिक्षण का है। छात्रों को मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किस में किया जाता है, गद्य शिक्षण में किया जाता है। और छात्रों में कहानी आदि को द्रुत गति से मतलब तीव्र पढ़ने के लिए और समझने की क्षमता का विकास करने के लिए गद्य शिक्षण करवाया जाता है। गद्य शिक्षण के अंदर जो विद्या हैं वो कौन कौन सी है देख लेते हैं, और फिर है अपन उसके बारे में भी पढ़ेंगे। गद्य शिक्षण में शब्दों की व्याख्या हेतु विधियां। अब देखो शब्द जो है, क्योंकि गद्य के अंदर तो जैसे ये है, इसको मैं थोड़ा विस्तार से थोड़ा डिटेल के साथ में और बता देता हूँ। ये गद्य शिक्षण होता है, परंतु इसके अंदर शब्दों की व्याख्या करेंगे तो कौन कौन सी विधियों का यूज किया जाता है। तो एक वस्तु प्रदर्शन विधि है ना, कोई भी है आपके सामने वस्तु ले आएंगे है ना, उसका प्रदर्शन करेंगे, बताएंगे। पर्यायवाची शब्द है, हिंदी के अंदर इम्पोर्टेंट है। अभिनय है, अभिनय के द्वारा आगे आकर है किसी भी ड्रामा का, नाटक है, अभिनय किया जाएगा, तो इसके माध्यम से है शब्दों की व्याख्या की जा सकती है। विलोम शब्द, शब्दों को बताकर, समास विग्रह द्वारा, संधि विच्छेद करके, उपसर्ग और प्रत्यय बताकर और वाक्य में इनका प्रयोग करके है शब्दों का विकास किया जाता है। फिर गद्य शिक्षण की विधियां हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ही। जो क्या है देखो, पहली जो विधि है आपकी वो है अर्थबोध विधि या अर्थकथन विधि या उद्बोधन विधि। ये क्या होती है, तो अध्यापक हाथ में क्या कर लेगा, एक पाठ्य पुस्तक का वाचन करेगा, मतलब मैं एक किताब लेके खड़ा हूँ और मैं है इनका वाचन कर रहा हूँ। नवीन शब्दों का अर्थ बताकर कठिन शब्दों की व्याख्या करेगा। जो भी उस लेसन के अंदर, पाठ के अंदर नवीन शब्द आ गए हैं और जो कठिन शब्द आ गए हैं उनको वो बताएगा। बालकों को वाचन कराकर पुनः पाठ का सार है वो बताएगा। मनोवैज्ञानिक विधि है और छात्र निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि इसमें सारा का सारा काम है वो कौन कर रहा है, शिक्षक ही कर रहा है, तो छात्र इसमें क्या हो रहे हैं, अनएक्टिव हो रहे हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि छात्र है वो एक्टिव होने जरूरी है शिक्षण विधि में।
फिर जो गद्य शिक्षण की दूसरी विधि है, वो दूसरी विधि है आपके व्याख्यान विधि है। और व्याख्यान विधि है सभी विधियों में सबसे प्राचीन विधि है ना। सबसे प्राचीन विधि की बात करें तो वो भी कौन सी है, व्याख्यान विधि है। टैगोर ने इसके बारे में कहा था कि ये जो विधि यदि प्रयोग कर रहे हैं तो वही कंडीशन हो रही है जैसे कि किसी की टाट करवा रखी है ना, टाट करवा रखी है और फिर उस पर ओलों की बारिश हो, उसी प्रकार है बच्चों पर है ओलों की बारिश की तरह ये काम करती है। मतलब व्याख्यान विधि है बच्चों के लिए कोई काम की नहीं है, एक संकट का काम करती है, टैगोर का कहना है। इसमें अध्यापक केंद्र बिंदु व छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहते हैं। व्याख्यान विधि एक मृत होने के बावजूद भी महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि ये सरल, क्रमबद्ध एवं कम परिश्रम वाली है। अब कैसे कहाँ पर प्रयोग होता है वो भी अपन देख लेंगे। इसके अंदर पूरा ही मैंने कंप्लीट है या समझाने की कोशिश की है। व्याख्यान विधि के गुण क्या है? देखो, व्याख्यान विधि बहुत प्राचीन विधि है, यह मनोवैज्ञानिक है, फिर भी इनके क्या गुण है, विशेषताएं क्या है? समय, श्रम और धन की बचत। देखो, बहुत बड़ा हॉल है, उसके अंदर यदि पढ़ाना है तो कोई दूसरी विधि काम नहीं आएगी, उसमें केवल व्याख्यान विधि काम आएगी, है ना। आगे जाकर खड़े हो गए और फिर है डिटेल के साथ में बता दिया और आगे जो ऑडियंस है वो समझ गए। जीवनी है, आत्मकथा है, उनको पढ़ाने के लिए कोई विधि काम नहीं आती है, केवल और केवल कौन सी विधि काम आएगी? व्याख्यान विधि ही काम आएगी। पाठ के प्रारंभ में आवश्यक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रस्तावना बताई जाती है ना, तो प्रस्तावना बताने की, प्रस्तावना वो संविधान वाली नहीं, पाठ शुरू करते हैं उनसे पहले पाठ का जो एक समरी के रूप में है बता दिया जाता है कि अपन आज क्या पढ़ेंगे, इस पाठ के अंदर क्या सीखेंगे, वो तो उसके अंदर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा आ सकता है कि पाठ को शुरू करते समय किस विधि का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, तो वो है आपकी व्याख्यान विधि। नियमों का सामान्यीकरण करने में प्रयोग है। कठिन विषय जिनका प्रदर्शन संभव नहीं है उसे व्याख्यान विधि से ही समझाया जा सकता है। प्रजातांत्रिक एवं भावना के विपरीत ये विधि प्रभुत्ववादी विधि है और ये शिक्षक केंद्रित है और मनोवैज्ञानिक विधि है। ध्यान रखना, मानसिक क्रियाओं का विकास इसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि केवल श्रोता सुन ही रहा है और उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, निम्न स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। इसका प्रयोग कविता की व्याख्या करने में भी किया जाता है। अब है आदर्श पंचपदी विधि, हर्बर्ट की पंचपदी विधि। इसमें किसकी है? ये हर्बर्ट की। यार क्या लिखा जा रहा है? ये विधि है वो किसकी है? हर्बर्ट की है। हर्बर्ट की पंचपदीय विधि आपने सुना नाम। तो ये मैंने यहाँ पर ट्रिक की बात थोड़ी कोशिश की है कि प्रस्थ तुलना सामान्य प्रयोग, या आप इस प्रकार से याद रखोगे, प्रस्थ तुलना सामान्य प्रयोग, इस प्रकार याद कर दो। प्रस्थ से प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना और प्रस्तुति, प्रस्थ दो और बार आ रहे हैं, तो एक ता है और एक तू है ना, प्रस्तुति और एक प्रस्तावना। तो प्रस्ता है वो पहले आता है, तू बाद में आता है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा याद कर सकते हैं। प्रस्तावना, इसमें क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखना। हर्बर्ट की पंचपदीय जो प्रणाली है उसके जो सोपान है वो लिखिए, तो इसमें क्रम ही पूछा जाएगा, तो ये आपको याद कर लेना है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या फिर सहयोग, और सामान्यीकरण, नियमीकरण और प्रयोग। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है और बालक व शिक्षक दोनों इसमें क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। तो ये थी गद्य शिक्षण की विधि, है ना। इनसे अगला जो वीडियो होगा वो आपके होगा पद्य का, और पद्य शिक्षण की विधि थोड़ी मोस्ट ज़्यादा है इनसे भी, तो उस वीडियो को जरूर आप देखना। आज का वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इनको सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।